हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो जो है वो बेसिकली क्लास 11th के सिलेबस के रिगार्डिंग है। दूसरा, वो बुक्स कौन सा फॉलो करें IIT JEE मेंस एंड एडवांस के लिए, और जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करें, और क्या आपका एक्चुअली ओवरऑल स्ट्रैटेजी होना चाहिए IIT JEE मेंस एंड एडवांस और नेट के लिए, दोनों का कंबाइंड ही इकट्ठा एक ही वीडियो में आपको सारी बातें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक, इसमें सबसे पहला इस वीडियो को एक्चुअली मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम बात करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक, और फिर सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कौन सा बुक्स हम एक्चुअली यूज करें IIT JEE मेन एंड एडवांस के लिए और नेट के लिए, और थर्ड पार्ट में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ओवरऑल, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो, और हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस का। अगर हम सिलेबस की बात करेंगे बच्चों, तो आपका सिलेबस जो है वो स्टार्ट होता है मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिकल फिजिक्स आप कह सकते हो, इससे स्टार्ट होता है। ठीक, अब बात आती है कि सर पढ़ाई तो हमको फिजिक्स का करना है, तो मैथ्स की क्यों पढ़ाई करेंगे। अब इसमें बात आती है कुछ कि जो मैक्सिमम आपका जो फिजिक्स से रिलेटेड चीजें हैं वो मैथमेटिकल होती है, आपको जो पता है, और आप मैथ्स में बहुत सारा ढेर सारा कॉन्सेप्ट है, जैसे ग्राफ्स है, फंक्शन है, कैलकुलस है, मतलब डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ये सारी चीजें जो है बच्चों आप पढ़ेंगे क्लास 12 में, बट उसकी रिक्वायरमेंट आ जाती है क्लास 11th में। तो फिर ऐसा होता है कि फिजिक्स के जो फैकल्टी होते हैं उनको ये चीज पहले पढ़ाना होता है। ठीक, जो फिजिक्स के हिसाब से जो टॉपिक्स होते हैं वो फिजिक्स वाले फैकल्टी को पढ़ानी पड़ती है। ठीक, तो ये जो टॉपिक है इसको बिना पढ़े हुए आप आगे यहाँ से नहीं पढ़ सकते हो, काइनेमेटिक्स से आप नहीं पढ़ सकते हो। मतलब बेसिक मैथ्स अगर आपको नहीं आता है, ये बेसिक मैथ्स भी नहीं है, इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि आप स्लोप्स के बारे में देखोगे, सीकेंड्स के बारे में डिस्कशन होती है ना, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे सीखते हो, और ये जो आप यहाँ सीखते हो ना, इसका डायरेक्ट रिपीटेशन होता है काइनेमेटिक्स ऑनवर्ड्स। ठीक, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कोई ऐसा एच आपके पास ना मेन में एडवांस में ना नीट के पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, बट इसके बिना पढ़ाई किए हुए जो कि नॉर्मली ट्रेंड होता है, अगर बच्चे कोई CBSE के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो उनके टीचर्स होते हैं वो डायरेक्टली उनको क्या करते हैं, यूनिट डायमेंशन पढ़ा देते हैं, फिर वेक्टर पढ़ा देते हैं, बट वो मैथ्स का बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है बच्चों को फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लगने लगता है, अल्टीमेटली उनका इंटरेस्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पढ़ने के लिहाज से। ओके, दूसरा टॉपिक है वो है यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स। यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स, ये टॉपिक आप देखेंगे बहुत ही आसान टॉपिक है, और हर साल मेन में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। इससे नीट में भी बात करेंगे तो एक क्वेश्चन रहना ही रहना, और टॉपिक बहुत आसान है, इससे आसान आपका पूरे फिजिक्स में कुछ भी नहीं है। ठीक, और इस पे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आती है वेक्टर्स की बारी। वेक्टर्स अगेन एक्चुअली मैथ्स है, जैसे यहाँ मैंने बताया मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक उसी तरीके से बच्चों ये वेक्टर अगर आप नहीं सीखते हो, यानी ये दोनों टॉपिक नहीं सीखते हो, तो यहाँ से आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते हो, सच्चाई यही है। तो वेक्टर है, अब जैसे इस साल ही देख लो 2020 का जो पेपर था मेंस में, जो जनवरी अटेम्प्ट था, उसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया था वेक्टर से, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन है। होता ही है बच्चों कि वेक्टर्स का एक्चुअली पूरे फिजिक्स में एप्लीकेशन है, विदाउट वेक्टर आप अगेन जैसा मैंने बोला कि आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते हो, तो वेक्टर का एप्लीकेशन होता है तो चेक कर लेते हैं कहीं भी। ठीक, तो इससे क्वेश्चन रहता है और नहीं भी रहता है, लेकिन यूनिट डायमेंशन जो कि सबसे आसान टॉपिक है, एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ रहता है। ठीक है, उसके बाद आती है कि आपकी एक्चुअली फिजिक्स सर शुरू कहाँ से होता है। आप बोल रहे हो सारा का सारा जो है वो ये दोनों टॉपिक फिजिक्स पढ़ने के लिए है, तो शुरू कहाँ से होता है बच्चों, आपका शुरू होता है काइनेमेटिक्स। ये जो आपकी टॉपिक है बच्चों, ये टॉपिक आपकी एक्चुअल टॉपिक है। अब जो काइनेमेटिक्स टॉपिक है बेटा, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का टॉपिक है। ये जो काइनेमेटिक्स का टॉपिक है ये आपके पूरे 2 साल, नॉट क्लास 11th, क्लास 12th में भी यहाँ जो आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो हर जगह एप्लीकेबल होता है, यानी 2 साल आपका पीछा नहीं छोड़ने जा रहा है काइनेमेटिक्स, और ये अपने आप में ह्यूज टॉपिक होता है।
अप्रोक्सीमेटली मान लो कि 1 से 1.5 महीना काइनेमेटिक्स में लगता है, केवल 1 से 1.5 महीना काइनेमेटिक्स पढ़ाने में लगता है किसी भी फैकल्टी को, अगर वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन में अगर डील कर रहे हैं तो। ठीक, काइनेमेटिक्स में अगर बात करोगे बच्चों तो यहाँ मैंने कैटेगराइज किया है कि दो पार्ट में एक 1 डायमेंशनल मोशन है और दूसरा 2 डायमेंशनल मोशन होता है। 1 डायमेंशनल मोशन में आपको अब इतना तो अंदर जाके नहीं बता पाऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बट आपको बस ये बताता हूँ कि 1 डायमेंशनल जो 1 डायमेंशन है आपका, इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी भी एक आप टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, 2 डायमेंशनल मोशन में आप पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन एंड रिलेटिव मोशन। तो ये आपका पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स है और ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, हाईली कॉन्सेप्चुअल है। आप सही पूछो तो आपको ये 2 टॉपिक जो मैथमेटिकल फिजिक्स और वेक्टर मैंने बताया, ये फिजिक्स पढ़ने के लिए है। और बात आता है कि सर पूरा 11 पे कमांड करने के लिए कौन सा 2 टॉपिक चाहिए, तो ये 2 टॉपिक चाहिए, एक एनएलएम जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं और दूसरा काइनेमेटिक्स बोलते हैं। अगर ये 2 टॉपिक अगर आपको आता है, यानी कि टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 5, अगर इस पे आपका कमांड है कि आपने कमांड कर लिया, तो आप पूरे फिजिक्स में चाहे वो 11th हो या 12th हो आपको दिक्कत होने नहीं जा रहा है। ठीक, तो एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, मैथ्स पढ़ना बहुत जरूरी है, वेक्टर ये दोनों पढ़ोगे तो ये और ये आपको दिक्कत नहीं देगा। ठीक, और इन दोनों पे आपको मास्टर किसी भी कीमत पे बनना ही बनना है। तो काइनेमेटिक्स हो गया और ये टॉपिक है उसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम भी बोलते हैं इसको। ये 2 टॉपिक आपका बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे आप बायो पढ़ते हो ना तो सबसे पहले सेल पढ़ते हो, उसी तरीके से फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको काइनेमेटिक्स और एनएलएम पे एकदम मास्टर बनना पड़ता है। ठीक, उसके बाद जो टॉपिक्स हैं, ठीक, अगर आप ये 2 सीख गए हो तो ये टॉपिक्स आपके लिए आसान हो जाएंगे। अगला कौन सा टॉपिक आपको बता दूं, जैसे फ्रिक्शन। ठीक, ये एनएलएम का ही एक तरीके से सब पार्ट है। आप अगर यहाँ बहुत अच्छे से सीख गए तो ये आपके लिए फ्रिक्शन कुछ नहीं होगा। सर्कुलर मोशन में भी आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना, हल्का सा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, वो आप सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, तो अगर कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो ये तीनों टॉपिक कनेक्टेड है, ये तीनों। जैसे मैंने बताया काइनेमेटिक्स और एनएलएम आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए जरूरी है, उसी तरीके से एनएलएम, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन ये कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। अगर आप ये सीख गए हो तो ये सब में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये 2-3 दिन में 3 दिन 4 दिन इसका 3-4 क्लास लगता है, इसमें भी आपको 4-5 क्लास में ये हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ, ध्यान रखिए, यहाँ पे 1.5 महीना लगेगा तो यहाँ भी 1 महीना लगेगा, 2.5 महीना तो यही लग जाएगा आपको सीखने में ये। ओके, अब बात करते हैं वर्क पावर एनर्जी से। वर्क पावर एनर्जी बेटा एक सेपरेट टॉपिक है, एक सेपरेट टॉपिक है और यहाँ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है ना। तो ये हाईली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और ध्यान रखो कि वर्क पावर एनर्जी के लिए अगेन जैसा मैंने आपको बताया, एनएलएम में आप पढ़ेंगे स्प्रिंग और स्प्रिंग का कटिंग, लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ये सारी जो चीजें आप यहाँ पे पढ़ोगे एनएलएम में स्प्रिंग से रिलेटेड, ये आपको वर्क पावर एनर्जी में हेल्प करेगा। ठीक, मतलब आप देख रहे हो एनएलएम पढ़ लिए तो फ्रिक्शन कुछ नहीं है, सर्कुलर मोशन कुछ नहीं है। अगर आपने एनएलएम में डिटेल्ड आपने स्प्रिंग पढ़ा है तो आपको वर्क पावर एनर्जी में भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे एनएलएम में कुछ और कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कांस्टेंट मोशन होता है बेटा, कांस्टेंट जो मोशन होता है उसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि वर्चुअल वर्क मेथड होता है ना, कांस्टेंट रिलेशनशिप में वर्चुअल वर्क मेथड बेसिकली वर्क पावर एनर्जी से ही हम लेते हैं। तो इंटरकनेक्टेड टॉपिक है, एनएलएम स्ट्रांग तो सब स्ट्रांग। उसके बाद आता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में पहली बार आप कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे आप डिस्क्रीट मास सिस्टम के अलावा एक नया एक टाइप का मास सीखेंगे जिसको बोलते हैं सीएमडी, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फर्स्ट टाइम आपके लाइफ में यहाँ पे सेंटर ऑफ मास में एक टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस होगा या एक नया टाइप का फिजिक्स इन्वॉल्व होगा जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन बेटा आपको रोटेशनल डायनामिक्स में हेल्प करने जा रहा है, ग्रेविटेशन में हेल्प करने जा रहा है बेटा। ठीक है, ये 2 जगह आपको हेल्प करेगा और पूरा का पूरा 12th में आप देखोगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हैं, जहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, वो सारा का सारा जो है सेंटर ऑफ मास से ही लिया जाता है। ठीक है, अच्छा एक और बात ध्यान देना, फिजिक्स में ये क्लास 11 और क्लास 12 दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर आपकी ये जो पूरी सेट है, जो यहाँ तक मैंने बोला, ये जो पूरी सेट है, ये पूरा अगर सेट है इसको बोलते हैं मैकेनिक्स। ये जो पूरा टॉपिक है बच्चों, ये 1 से लेकर के 13 तक इसको बोलते हैं बच्चों मैकेनिक्स।
अगर आपका मैकेनिक्स वीक है तो आपकी पूरी फिजिक्स वीक हो जाएगी। इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है कि जो पढ़ रहे हो एकदम बिल्कुल सॉलिड पढ़ रहे हो और 100% कॉन्सेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। नेक्स्ट टॉपिक आता है मोमेंटम एंड इंपल्स। आसान टॉपिक है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है। अब देखो कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो जाएगा बच्चों, अगर आपको रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अगर गड़बड़ हुआ यहाँ पे तो इसका सीधा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा मोमेंटम टॉपिक पे। मोमेंटम आप पढ़ ही नहीं सकते हो जब तक कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ रहे हो? तो देखो कनेक्टिविटी कैसे जुड़ गई इससे। उसके बाद बात कर रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स। अब देखो प्राइम टॉपिक्स जो हैं वो मतलब अगर बात करते हैं हम क्लास 11th का जो सबसे लेंदी मतलब बड़ा बड़ा टॉपिक है और बच्चों को डिफिकल्टी भी आती है, उसमें एक है बच्चों वो है आपका रोटेशनल डायनामिक्स। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है पूरे फिजिक्स के लिहाज से। रोटेशनल डायनामिक्स में बच्चों अगेन क्या होगा कि जैसा मैंने बताया अगर सेंटर ऑफ मास आपका स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा। दूसरा सर्कुलर मोशन का अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है तो रोटेशनल डायनामिक्स में दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको वर्क बाय एनर्जी आता है तो आप एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ कर सकते हैं। अगर आपको न्यूटन्स लॉ आता है तो फिर आपको रोटेशनल डायनामिक्स में दिक्कत नहीं आएगा। तो इसका मतलब सर आप मोटा मोटी तौर पे बोल रहे हो सारा इंटरकनेक्टेड है, यानी एक टॉपिक जो है अपने आप में स्पेशल है। अब बात करते हैं ग्रेविटेशन का। बच्चों ग्रेविटेशन जो टॉपिक है ना, यहाँ पे अगेन वही वाली बात है कि जैसे आप सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का बात करते हैं तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का अगेन बात आता है। तो सेंटर ऑफ मास में आपने पहले सीखा हुआ है तो यहाँ आपको ग्रेविटेशन में ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा, है ना? ये सेंटर ऑफ मास टॉपिक का डायरेक्ट लेना देना है ग्रेविटेशन से, ठीक है? एनर्जी आपने जो सीखा है वही एनर्जी आप यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है? और बहुत सारी चीजों को आप कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा एक टॉपिक है उसका नाम होता है फ्लूइड्स। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में क्या है बच्चों कि ये थोड़ा सा मतलब जो है ना बच्चों मैंने देखा है जो मेरा अपना खुद का टीचिंग एक्सपीरियंस है कि बच्चे अगर मान लो ठीक ठाक आते हैं यहाँ पे आके थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है। थोड़ा यहाँ पेशेंस रखना क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का है ना फिजिक्स, जहाँ फ्लूइड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं नॉर्मली, लिक्विड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये दो पार्ट में बच्चों, एक पार्ट है जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ पानी, और दूसरा टॉपिक होता है हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स का मतलब बहता पानी। तो रुका हुआ पानी यानी स्टैटिक्स और डायनामिक्स दो बात है। इसके साथ साथ दो सब टॉपिक हैं जिनका बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं होता है, वो है विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। मैं आपको बता भी दूंगा वेटेज के अकॉर्डिंगली कि क्या आपको अगर अवॉइड भी कर सकते हो तो क्या कर सकते हो। ऐसे पूरे 11th क्लास में कुछ भी अवॉइड नहीं कर सकते हो, बट स्टिल थोड़ा मोड़ा दाया किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ ट्रिक्स। तो फ्लूइड्स में हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स। Hydrostatics, hydrodynamics, and these two are what subtopics, viscosity and surface tension, which has actually repercussion in for means, not for advanced. तो यहाँ आप थोड़ा थोड़ा लेफ्ट राइट कर सकते हो। अब बात करते हैं सिंपल, एक नया टॉपिक है बस आपके पास अब ये है, 3 टॉपिक बच गया, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। ये है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बहुत जबरदस्त टॉपिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन। पूरी 11th और पूरी 12th अगेन पढ़ने के लिए आपको क्या है, सिंपल हार्मोनिक आना ही आना चाहिए मोशन। आप देखोगे अगर डायरेक्टली एसएचएम में ये अगर एसएचएम का प्रॉब्लम नहीं पूछता है तो कहीं दूसरी जगह घुसा के पूछ लेगा, जैसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पूछ लेगा, मैग्नेटिक्स में पूछ लेगा, है ना? कहीं भी घुसा देगा। इनफैक्ट आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हो वहां घुसा देगा, कहीं पे भी घुसा के। मतलब एक ऐसा टॉपिक है जहाँ हर प्रॉब्लम में आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करो। तो ये थोड़ा बहुत मस्त टॉपिक है और एकदम वीवीआईपी टॉपिक है क्लास 11 के रिगार्डिंग। उसके बाद बात आता है, अच्छा बेटा एक बात और ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको एसएचएम नहीं आता तो वेव बिल्कुल नहीं आएगा, 0, क्योंकि आप यहाँ फेजर का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, है ना? लीनियर और एंगुलर मतलब एक्चुअली आप फेजर, एक टर्म आएगा आपके साथ फेजर डायग्राम बोलते हैं उसको। फेजर डायग्राम अगर आपको नहीं आता है बेटा तो ना आप वेव पढ़ सकते हो और ना साउंड वेव पढ़ सकते हो। तो इसका मतलब है कि जहां भी वेव रिलेटेड कोई भी चीज है, जैसे वेव्स है, साउंड हो गया, साउंड वेव हो गया, ये तो आपकी क्लास 11th में आगे आप आओगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्कशन करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट का डिस्कशन करेंगे। उन सभी जगहों पे आपको जो फेजर डायग्राम है उसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगर आपको फेजर नहीं आता है ये पूरा टॉपिक उड़ जाएगा,
है ना, ये कुछ नहीं आएगा समझ में आगे। उसके बाद है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ये बड़ा प्यारा सा टॉपिक है और बहुत मजेदार टॉपिक है, आसान है। आसान अगर बना के पढ़ाया जाए तो आसान है, अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ये भी बात आ जाती है। और ये एक्चुअली आपको, अगर आप इंजीनियरिंग आगे पढ़ते हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये आपको हेल्पफुल है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, दो पार्ट में, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ठीक, थर्मोडायनामिक्स मतलब अगेन डायनामिक्स है, तो आपको थोड़ा मजा आएगा क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। हीट थोड़ा सा बच्चों को बोरिंग लगता है ना, वो पढ़ाने पे डिपेंड करता है कि बोरिंग हो जाता है, कुछ टीचर्स इस तरीके से डील कर देते हैं, है ना, थ्योरी ज्यादा करा देते हैं, तो फिर दिक्कत आ जाती है बच्चों को। अदरवाइज मस्त टॉपिक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बताता हूँ आपको ओवरऑल पिक्चर। ये पहला जो टॉपिक है इसको बोलते हैं मैकेनिक्स। बेटा मैकेनिक्स से हो सकता है कि आपने पूरी की पूरी, क्योंकि ये पूरी मैकेनिक्स करने में अप्रोक्सीमेटली जो होता है बच्चों को 8 से 9 महीने लगता है। टू बी वेरी फ्रैंक, और गलत नहीं बोलूंगा, 8 से 9 महीने बच्चों को केवल मैकेनिक्स पढ़ने में लग जाता है। ठीक, और मान लो अगर उनको 8 महीने ही लगता है तो 1 महीना तो उनको बेस पढ़ने में लग जाता है, मतलब ये 1 महीने ही थर्मोडायनामिक्स पढ़ने में लग जाता है और अप्रोक्सीमेटली 2 महीने ये पढ़ने में लग जाता है। तो 8 महीना, 2 10 और 1 11 महीना। 11 महीने में ये पूरा कवर करते हैं। ठीक, 11 महीने में मैंने बोला 8 महीने यही लग जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अपनी सबसे ज्यादा मेहनत किया कहाँ पे, मैकेनिक्स में, और आपसे आईआईटी में क्वेश्चन मैकेनिक्स में ना हो पाए, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है बेटा, है ना। होता ये है कि मैकेनिक्स बहुत डाइसी होता है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ऐसा भी देखा गया है कि क्वेश्चन काफी टफ आ जाते हैं मैकेनिक्स में। और चूंकि मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन होता है तो बच्चे का थोड़ा भी कॉन्सेप्ट हिला हुआ है तो वो गड़बड़ कर जाते हैं मैकेनिक्स में। बट कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन का आपके पास टाइम होता है क्लास 12 में आप चीजों को कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो ये था बच्चा आपका सिलेबस। ठीक, और आप समझ गए सिलेबस में सर एक टॉपिक हो गया मैकेनिक्स, दूसरा हो गया सर ये वेव्स एंड साउंड वाला टॉपिक इंक्लूडिंग व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड थर्ड टॉपिक इज व्हाट हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जो टॉपिक है, अब इन सब का वेटेज आपको बता दूं। बेटा अगर बात करते हैं मैकेनिक्स का, तो मैकेनिक्स बच्चों ओवरऑल सिलेबस का 30%। ओवरऑल सिलेबस में तो समझ रहे हो। अच्छा ये बात ध्यान रखना कि नीट और आईआईटी जेईई मेन एंड एडवांस दोनों के लिए सिलेबस का जो मतलब जो मार्क्स जो वो क्वेश्चंस पूछते हैं अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो बराबर ही है। अगर मैकेनिक्स का पूछोगे तो अगर 11 12 दोनों मिलाकर के 100% का बात करते हैं कि 11th और 12 दोनों मिलाकर के अगर 100% है, मान लिया कि 50% ऐसे होता क्या है, 50 to 60% जो होता है वो 11th होता है या 50 to 60% 12th होता है। वो डिपेंड करता है कौन सा आईआईटी पेपर ले रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट नॉर्मली यही ट्रेंड होता है। अगर आप मान लो 50% 11th एंड 50% 12th, तो 50% में 30% केवल क्या है मैकेनिक्स ही है, और हो सकता है कि ये आपके लिए मुश्किल की चीज हो अगर आप कॉन्सेप्चुअली साउंड ना हो। ओके, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में बच्चों यहाँ पे आपको जो होता है, अगर इसमें मैं वेटेज ले लूं, अप्रोक्सीमेटली 10% पूछा जाता है, 15% भी चला जाता है, मोटे मोटी तौर पे 10% इसका और 10% मैंने ये ले लिया। ये टॉपिक नंबर 14 एंड 15 10%, तो 10% एंड 10%, तो अप्रोक्सीमेटली मिला के कितना हो गया 50% हो गया। तो ये तो था तुम्हारा क्या कि मार्क्स का कैटेगराइजेशन कैसे होता है। अब आती है बात दूसरी इंपॉर्टेंट, यानी कि एक टॉपिक हमने कवर अप कर लिया और वो ये लिया कि हमारा सिलेबस क्या है। अब बात करेंगे बच्चों हम बुक्स का, बुक्स कौन सा हम यूज करें। बुक्स में बच्चों बड़ा कंफ्यूजन होता है बुक को लेकर के, है ना। आप अगर मान लो किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, है ना, और अच्छा इंस्टीट्यूशन है, 2 सीट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप उस पर भी रिलाई कर सकते हो। ठीक, नॉर्मली बच्चों को इतना टाइम नहीं होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन में जो भी पढ़ते हैं कि कोई प्रैक्टिकली बुक पकड़ के सॉल्व करें। बट अगर आप खुद से पढ़ रहे हो या आप जैसे बहुत ढेर सारे वीडियो लेक्चर्स हैं अवेलेबल, आप उसके थ्रू जा रहे हो, तो आप अगर एक कोई बुक पकड़ के 1-2 लेकर के चलते हो तो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि देखो जो भी पैकेजेस या कुछ भी बनते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि बुक से हेल्प नहीं लेते हैं, बुक से हेल्प लेते हैं। तो अगर मैं रेफरेंस अगर बुक को ही लूं कि अगर आपको बुक ही करना है, तो ऐसे केस में बच्चों आपके पास क्या क्या बुक्स अवेलेबल है और मार्केट की जो सबसे बेस्ट बुक्स हैं
उनके बारे में आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। पहला नंबर बात, अगर मैं बात करता हूँ बच्चों आईआईटी का, आईआईटी मेन प्लस एडवांस, ठीक, ओके। अगर आप बिल्कुल बेसिक्स, अगर मान लो आप स्कूल भी कर रहे हो, जो कि नॉर्मली जो बच्चे होते हैं स्कूल भी करते हैं ना, तो स्कूल करते हैं तो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे उनके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एसएल अरोड़ा एक बुक होती है, एक आती है प्रदीप, और तीसरी होती है एबीसी फिजिक्स। इन तीनों में से सबसे बेस्ट बुक अगर मेरे से पूछा जाए कि सर तीनों बुक है और तीनों बुक मार्केट की बेस्ट सेलिंग है ना, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि एसएल अरोड़ा जो बुक है ये बेस्ट है इनकी हो, क्योंकि इसमें आप बच्चों को ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत सारे मेंस वगैरह के लिए भी सेक्शंस बना के दिया हुआ है इन लोगों ने। एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, स्कूल प्लस मेंस, तो मेंस के काफी मतलब चीजें हैं जो दे रखी हैं, क्वेश्चंस काफी दे रखे हैं, एमसीक्यूज हैं, ठीक है, इनफैक्ट आर्काइव भी दे रखा है। तो आप एसएल अरोड़ा इन तीनों में बेस्ट बुक है। 6 ऑप्शंस आपके पास, एसएल अरोड़ा, प्रदीप और थर्ड है एबीसी, जिसमें से मैंने आपको बोला कि गो फॉरवर्ड एसएल अरोड़ा। ये बट स्कूल के लिए बच्चों, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक कौन सी है बच्चों। मार्केट की क्या, इंडिया की क्या, वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर बुक है कॉन्सेप्ट लेवल पे, छोटे लेवल पे, आपके 11-12 लेवल पे, वो है एच.सी. वर्मा। एच.सी. वर्मा की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों, ये बुक आप बिल्कुल करें, ठीक। और ये लगभग सारे बच्चे करते ही हैं, मतलब इंडिया के जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे करते हैं। इनफैक्ट आप शॉकिंग होगा आपके लिए, यूएस में भी बहुत पॉपुलर है ये बुक, केवल इंडिया में पॉपुलर नहीं है, अमेरिका में भी काफी पॉपुलर है। ओके, अब आता है जो ये, लेकिन मैं अगर बोलूं कि एच.सी. वर्मा बुक के बारे में अगर रिव्यू देने के लिए बोलूं तो एच.सी. वर्मा बुक जो है, एच.सी. वर्मा साहब ने जो बुक लिखा है, ये एक्चुअली बुक जो है उन्होंने आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा है, ये कॉम्पिटिटिव बुक नहीं है। उन्होंने फिजिक्स को एक फन की तरह कोशिश किया प्रेजेंट करने का, है ना, बट जो पैटर्न है वो पैटर्न बाय एंड लार्ज क्या है कि मतलब आईआईटी की तरफ है, बट आप एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ बुक नहीं है। फन के लिए बहुत अच्छी बुक है, आप जरूर करें एच.सी. वर्मा, लेकिन ये 100% एंट्रेंस ओरिएंटेड बुक नहीं है। उसके बाद बात आता है कि सर तो फिर मार्केट का सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल जो आईआईटी जेईई के लिए है, मेन एडवांस पूरा कवर करता है, वो कौन सा बुक है? तो इसमें मैं बोलूंगा 2 बुक्स हैं। एक है बच्चों बीएम शर्मा जो कि सिंगल पब्लिकेशन का है, और एक बुक है बच्चों डीसी पांडे की सब्जेक्टिव की सीरीज आती है ना। एक है बीएम शर्मा जो सिंगल पब्लिकेशन का है, और दूसरा डीसी पांडे है, और ये बच्चों ये सब्जेक्टिव डीसी पांडे, सब्जेक्टिव 2 आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, ये वॉल्यूम्स में आती है ये दोनों बुक्स, है ना, ये 6 वॉल्यूम है दोनों के। तो आप इन दोनों में से बोलोगे कि सर बेटर कौन है, देखो बड़ा मुश्किल है बोल पाना, बट अगर मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, अगर जो आईआईटी का आपका जो क्वेश्चन आ रहा है और ज्यादा प्रैक्टिस करने के आपका मतलब अगर आपके पास टाइम है काफी, अगर तो आप, मैं बोलूंगा आप बीएम शर्मा प्रेफर्ड बुक है, सिंगल पब्लिकेशन, ठीक। ओके, अब बात आता है कि सर एसएल अरोड़ा से तो स्कूल लेवल का देख लिया हमने, सर इंटरेस्ट के लिए एच.सी. वर्मा ले लिया, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी वही एच.सी. वर्मा से, और सर हमने आईआईटी जेईई के लिए, है ना, बीएम शर्मा प्रैक्टिस कर लिया। अब अपने आप को टेस्ट करने का बारी आता है। टेस्ट करने का मतलब है कि जैसे मान लो एक पर्टिकुलर आपने मान लो मैथ्स पढ़ लिया, यूनिट डायमेंशन पढ़ लिया, वेक्टर पढ़ लिया, काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, एनएलएम पढ़ लिया, ठीक, ये एक पे पढ़ लिया आपने। अब आपको चेक करना है अपने आप को कि आप स्टैंड कहाँ करते हो, तो कुछ नहीं करो, आप प्रीवियस ईयर्स आता है आईआईटी जेईई का, ठीक, इसको अभी जैसे मार्केट में है 41 ईयर्स के नाम से आता है, ये डीसी पांडे की आती है, ठीक है, ऑथर है डीसी पांडे, तो डीसी पांडे सर का आता है ये 41 ईयर्स आर्काइव। इसको आप ले लें और अपने आप को जज करें कि आप जो, अगर मान लो आप कहीं पढ़ रहे हो तो अपने आप को चेक करोगे ना, तो इंस्टीट्यूशन तो चेक करते ही हैं, वो तो आपको डायरेक्ट हमेशा जो होता है वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट या फेस टेस्ट होता है, रिसफलिंग टेस्ट होता है, ये सारा कराते रहते हैं, बट स्टिल आपको तो आईआईटी देनी है, तो आईआईटी का एक्चुअल क्वेश्चन में आप अपने आप को चेक करोगे ना,
तो इसके लिए ये 41 इयर्स मस्ट है बेटा, ये आपका बाइबल है। ओके, अब बात आता है रैंकर्स क्या करते हैं। देखो बेटा, अभी मैं बहुत सारा यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, तो रैंकर्स के बारे में बताऊंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत सारे रैंकर्स को पढ़ाने का। रैंकर्स बेटा कुछ अच्छे लेवल्स के बुक को करते हैं, है ना, उनके पास, क्योंकि वो अपने आप को जज कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मुझे लेना है, कौन सा नहीं लेना है। अब बोलोगे वो डिसाइड कैसे कर लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं उनको आइडिया लग जाता है, हाँ ये क्वेश्चन मेरे से हो सकता है और यहाँ मैं स्टक करूंगा, तो उसके पीछे हो जाते हैं, है ना। तो वो नॉर्मली जो होता है वो बुक करते हैं आयरोडो, एक बुक आती है, न्यू पब्लिकेशन, बहुत पुरानी पब्लिकेशन है, बट आपसे ही पूछो तो आईआईटी का एक्चुअल फॉर्मेट आयरोडो पे ही बेस्ट है। आईआईटी का मतलब मैं आईआईटी एडवांस बोल रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना, समझ गया ना। मेंस बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं होता है, उसमें स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर करता है, बट एडवांस एक्चुअली क्या है, आपका डेप्थ, आपका पूरा का पूरा आपको चेक करता है कि आप एक्चुअली हो क्या। तो आयरोडोम जो है वो बेस्ट बुक है मार्केट की, बट बेटा ध्यान रखना है कि अगर आप गाइडेंस भी किसी टीचर के हो तभी आयरोडोम आप करो। रीजन ये है कि आयरोडोम में से कौन सा क्वेश्चन लेना है, कौन सा नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है मैथमेटिकल हो जाता है, ठीक। तो 11th क्लास में पता लगे कि आपको उतनी अच्छी मैथ्स नहीं आती है, तो हर प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन है, हर प्रॉब्लम में डिफरेंशिएशन है, या बहुत अच्छा मैथमेटिकल आपका स्किल चाहिए, तो आयरोडोम किसी आप जो आपके टीचर्स हैं उनके गाइडेंस में ही गलत तौर पे ले ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, नीट के लिए बच्चों अगर हम बात करें, नीट के लिए अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो नीट के लिए जो बुक है आपकी, ज्यादा आपको कुछ माथा पची नहीं करना है बच्चों। इसमें डीसी पांडे की आती है ऑब्जेक्टिव मेडिकल फिजिक्स, 2 वॉल्यूम में होती है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, बस ये आपका एक बुक हो गया, एक ही बुक मोर देन सफिशिएंट है। बट आपकी जो पढ़ाने वाले जो भी फैकल्टी हैं वो आपको कॉन्सेप्चुअली इतना टाइट कर दें, है ना, कि आपसे गलती एग्जाम में ना हो। क्योंकि आप ध्यान देना, मेडिकल में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि सीट्स बहुत कम है। अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का बात करता हूँ तो सीट काफी कम होता है। सीट कम होने की वजह से जाते हैं, और बच्चे जो होते हैं वो चूंकि एंट्रेंस का जो लेवल है, अगर हम बात करते हैं, अगर मैं आईआईटी मेन से अगर कंपेयर करूं, तो मेन से अगर कंपेयर करूंगा तो अगर मेडिकल एंट्रेंस है वो मेन से बहुत डाउन ही है। अगर मैं 20 का अगर मैं इसको 20 मानता हूँ मेंस को, तो जो आपका मेडिकल का एंट्रेंस है वो 17 या 18 के अप्रोक्सीमेटली आता है ना, उससे भी थोड़ा नीचे ही आता है, बट आप मान सकते हो 17 है अगर 20 का मैं स्केल लेता हूँ तो आपसे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है मेडिकल में कि आप गलती नहीं कर सकते हो। आपको बायो में जैसे 95% प्लस स्कोर करना है, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो 85% प्लस आपको चाहिए केमिस्ट्री में, उसी तरीके से 80% तो मिनिमम चाहिए आपको, इसके नीचे तो डिस्क्वालीफाई हो डायरेक्टली। तो 80% मिनिमम आपको स्कोर करना है, तो इसलिए आपसे गलती एक से दो क्वेश्चन कर सकते हो, ज्यादा गलती करने का नहीं होता है। इसका मतलब इन दोनों जगह पे अगर बात करें, अगर आईआईटी मेंस का बात करते हैं और नीट का बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। एक तो आपको काफी तेज प्रॉब्लम करने आना चाहिए, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत सारा करना पड़ेगा। प्रैक्टिस से पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना, अदरवाइज हर क्वेश्चन अपने आप में डाउट हो जाएगा। तो ये बुक जो है आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, डीसी पांडे ऑब्जेक्टिव मेडिकल फिजिक्स वॉल्यूम 1 एंड 2। इसी में आर्काइव भी दे रखा है, अदरवाइज आप आर्काइव भी ले सकते हो, नीट और इंग्लिश का अलग से ले सकते हो, ठीक। अब बात करते हैं कि सर 11th क्लास में हम क्या क्या करें। पहला नंबर बात, 11th क्लास जो होता है बच्चों, वो एकदम बिल्कुल ध्यान रखना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए होता है। आपके पास पूरा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है, सारा पीएचडी कर सकते हो। 12th क्लास में आप रिस्क नहीं ले सकते हो, बट 11th क्लास में आपके पास क्या होता है कि आपको यहाँ पे टाइम मिल जाता है और आप खूब सारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम कर सकते हो। जितने रैंकर्स बच्चे होते हैं वो काफी इंजॉय करते हैं क्लास 11th में, और उनका स्ट्रैटेजी यही होता है कि 11th क्लास में हमें कुछ ज्यादा नहीं करना, हमें सीखना है, मतलब कॉन्सेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, यानी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम होता है क्लास 11th में। ओके, नेक्स्ट बात आता है वो है कि भाई सिलेबस को जो है वो जितनी जल्दी से जल्दी कवर अप कर लें, ठीक।
और सिलेबस कवर का मतलब केवल यही नहीं होता कि आपने सारा किताबों पे कॉपी पे सारा दर्ज हो गया, आता कुछ नहीं है। नो, जो भी आपके दिमाग में है कॉपी में रहे या ना रहे, क्योंकि जो ये एंट्रेंस है IIT का, है ना, या नीट का, ये कंप्लीट ब्रेन का गेम है। आपको क्या है कि हर चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए और दिमाग में चीजें घूमती रहनी चाहिए। किताब कॉपी में लिखने से नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके अंदर होना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए। बस आपको क्वेश्चन मिला, आपने अप्लाई कर दिया, जैसे सॉफ्टवेयर होता है ना, उसी तरीके से आपने क्या किया, अपने आप को प्रोग्राम कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट आपके अंदर है, और जैसे आपने क्वेश्चन देखा बस अप्लाई। तो कोर्स को टाइम के पहले फिनिश करना और उसके बाद प्रैक्टिस, कुछ नहीं। कोर्स को टाइम के पहले खत्म करना। सर टाइम फ्रेम क्या है, मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली। आपका जो सिलेबस होना चाहिए 12th का, जैसे मान लो आप अभी आपको 2000 जैसे इस साल का बात कर लेते हैं, तो आपका सिलेबस जो होना चाहिए वो 11th क्लास का है, बच्चों को जनवरी या मैक्सिमम फरवरी तक खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, फरवरी ले लेते हैं, ठीक, फरवरी तक अगर आपका सिलेबस खत्म हो जाता है क्लास 11th का, उसके बाद 12th का जो सिलेबस होता है उसमें थोड़ा कम होता है 11th के कंपेरेटिवली, तो आपका सितंबर या अक्टूबर तक, मान के चलो सितंबर तक खत्म हो जाता है 12th। ठीक, तो सितंबर तक खत्म हो गया, उसके बाद आपके पास जो समय होता है उसमें आपको क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट आपने 11th क्लास में गेन कर लिया, 12th में चूंकि 11th आप अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप 12th में क्या करोगे, अप्लाई करना होता है केवल कॉन्सेप्ट्स को। तो 12th में आपने क्या किया कि उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि 11th का डायरेक्ट लेना देना होता है 12th से, तो आपने क्या किया 12th क्लास में जो 11th का जो कॉन्सेप्ट था वो प्लस जो 12th की चीजें हैं, लेकिन 12th की चीजें अब आपके लिए आसान हो जाएंगी क्योंकि आप 11th जानते हो, तो आपका फास्ट हो जाएगा स्पीड, आप एक्यूरेट होने लगोगे, है ना, और आपका ब्रेन डेवलप हो चुका है, तो एप्लीकेशन जो होगा, है ना, या एनालिटिकल स्किल आपका बढ़ जाएगा, तो आप चीजों को जल्दी कर पाओगे। तो फिनिश योर सिलेबस अर्ली, उसके बाद क्या करना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एक और बात, आपका एक भी डाउट ऐसा ना रहे कि डाउट रह जाए, क्योंकि डाउट जो होता है वो क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात आता है कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं FAQs टाइप का जो बच्चों के दिमाग में होती है, तो मैंने इस वीडियो में सोचा कि बता दूं आप लोगों को कितने घंटे पढ़ने होते हैं। अब देखो ये बहुत डाइसी क्वेश्चन है, कितने घंटे पढ़ने होते हैं। आप देखोगे नॉर्मली टॉपर्स जो होते हैं, चूंकि वो बोल देते हैं कि हम 4 घंटे पढ़ते थे, कोई बोलता है 12 घंटा पढ़ते थे। ठीक, डिफरेंट वेरिएशंस है। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मैंने दोनों तरह के बच्चों को डील किया है, जो टॉपर्स हैं उनको भी डील किया है और जो एवरेज बच्चे हैं उनको भी डील किया। जब मैं अर्ली स्टेज में अपनी टीचिंग में था तो मैंने एवरेज बच्चों को ही पढ़ाया, फिर जब मेरा पढ़ाने का चीजें या एक्सपीरियंस आ गई तो मैं अच्छे बच्चों को पढ़ाने लगा, है ना, टॉप बैचेस में पढ़ाने लगा। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बेटा ये बड़ा, ये इसलिए मैंने लिखा है वेरीज आवर्स ऑफ स्टडी, ये डिफरेंट होता है बच्चों, है ना। मान लो एक बच्चा है जो बहुत शार्प है तो वो 4 घंटा का ही या 3 घंटे का सेल्फ स्टडी जो होगा वो किसी नॉर्मल बच्चे के, है ना, डबल होगा। एक एवरेज बच्चे को जो चीज समझने में 8 घंटा लगता है, हो सकता है कि जो ऑलरेडी रैंक 1 आने जा रहा है बच्चा, वो 4 घंटे में ही समझ ले। तो ये बहुत डाइसी है। तो ऐसा नहीं है कि जो काफी इंटेलिजेंट है बच्चे वही अच्छा कर पाते हैं। मैंने तो अपने लाइफ में ऐसे बच्चों को भी देखा है जिन्होंने 8 से 9 महीने मेहनत किया अच्छे तरीके से और बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं थे, अच्छे रैंक के साथ पास हुए हैं। ठीक, तो आवर्स ऑफ स्टडी बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को कितने देर में समझ पाते हो। तो अगर कोई कहता है कि 12 घंटे पढ़ते थे या 14 घंटे पढ़ते थे, 15 घंटे पढ़ते थे, तो उसके पीछे बिल्कुल आपको नहीं जाना है। ठीक, आपको जो सूट करता है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद आता है कि सर हम और इस पढ़ाई के अलावा क्या करें। सर आप तो केवल बात पढ़ाई का ही कर रहे हो। मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, पढ़ाई से ज्यादा अपने फिजिकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ, 2 चीज पे आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बेटा ये एक दिन का खेल नहीं है IIT या नीट, ये पूरा 2 साल तक के लिए आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है ना। तो 2 साल तक के लिए पता लगा कि आपने 7 दिन बहुत अच्छे से पढ़ लिया, मुझे हंसी भी आ रही है, तो थोड़ा माफ कीजिएगा इस चीज को लेकर के कि कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम बिल्कुल 11th में जोश में आ जाते हैं कि एकदम हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पता लगा कि 2 महीने के बाद NLM आते आते
उसकी हालत खस्ती हो गई। तो नहीं, ये दिक्कत होता है कि धक्का मार मोटिवेशन से काम नहीं चल सकता है। एक कंसिस्टेंट कॉन्टिन्यूस एफर्ट है जो आपको लगातार 2 साल तक के लिए अपने आप को मोटिवेट करना है। इसके लिए आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों इंपॉर्टेंट होता है। तो बेटा इसलिए मैंने यहाँ लिखा एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो। आउटडोर गेम अगर कोई खेलते हो, जैसे क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, तो बहुत बढ़िया। अगर फुटबॉल टाइप का गेम खेलते हो या ऐसा गेम खेलते हो जब बहुत ज्यादा दौड़ना पड़े, तो ब्लड सर्कुलेशन आपका मेंटेन रखता है और आपको फिजिकली बिल्कुल ठीक रखता है। उसके बाद बात आता है डाइट क्या रखें। अब देखो, मैंने डाइट तक आपको बताया कि आपको डाइट क्या लेना है, क्योंकि ये 2 साल का कहानी है बेटा। अब पता लगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आउट स्टेशन पे होते हैं, है ना। तो आउट स्टेशन बच्चे हैं। अब यहाँ किसी, मान लो मैं अब दिल्ली का ही बता रहा हूँ अपना ठीक एक्सपीरियंस। तो दिल्ली में तो नॉर्मली जो मैं जिन बच्चों को पढ़ाता था, लगभग 99% बच्चे दिल्लीइट्स हैं। लेकिन 1% बच्चे ऐसे भी थे जो हरियाणा से, तो पंजाब से, तो कुछ इक्का दुक्का बिहार से या यूपी से पहुंच जाते हैं। ऐसे केस में मैंने देखा कि वो आए, अब उनके लिए क्या हुआ कि जो दिल्ली का खाना है वो अलग है। अब वो खाने पीने में ही क्या किया उन लोगों ने, गड़बड़ कर दिया। 1-2 महीने तबियत खराब हो गया, कहानी खत्म हो गई उनकी। तो इसलिए अगर आप आउट स्टेशन हो या इनफैक्ट घर पे भी रहते, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू जा रहे हो, तब भी क्या है बेटा, आपको डाइट को बिल्कुल ध्यान रखना है। बात आता है डाइट में सर खाएं क्या। डाइट में बच्चों आपको मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेने हैं, ठीक है। और आपको अनहेल्दी नहीं खाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अभी देखो बेटा, ये है क्या कि बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, और बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप देखते हो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से अब स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड भी अब उन लोगों ने काम करना शुरू किया है। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो डॉक्टर, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, है ना, क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट हैं, उनको क्या करते हैं, वो हायर करते हैं और बच्चों को मेंटली फिट रखने का कोशिश करते हैं। बेटा आईआईटी या मेडिकल आपके जिंदगी का एंड नहीं है, ये एक वे है बेटा। अगर आप यहाँ पास कर गए बहुत बढ़िया, नहीं करते हो कोई बात नहीं, आपने 2 साल जो तैयारी की है वो आपको कहीं दूसरी जगह पे करेगा, ठीक। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैंने तो उन बच्चों को देखा जो फेल कर गए, आईआईटी में उनका नहीं हुआ, वो ज्यादा बेटर पोजीशन में है आईआईटीएन से कंपैरेटिवली। बेटा ये लाइफ है और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे होते हैं, एक वे है, एक प्रोसेस है, उसके लिए आपको जाना होता है, नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद बात आता है वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स का मतलब 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक जो बिल्कुल कोई चाहते हैं कि रिजल्ट आ जाए, मैं बोल रहा हूँ ये 2 साल का गेम है। क्विक रिजल्ट का बिल्कुल आप आशा ना करें कि आप पढ़ रहे हो और तुरंत आपको एकदम रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं। आप बस केवल क्या करें, कर्म करें, फल की चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक। उसके बाद है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पढ़ाई, चूंकि बच्चों आपका तो शुरू में तो खूब क्लासेस वगैरह करोगे आप, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो आप अपने आप को बिजी रखोगे। शुरू के टाइम में आप बिजी रखोगे, आपका टाइम कैसे निकलेगा आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन जैसा मैंने बताया, सितंबर ऑनवर्ड्स, यानी सितंबर ऑनवर्ड्स होता क्या है, अक्टूबर होता है, नवंबर होता है, दिसंबर होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपका मेंस का एग्जाम होता है और फिर 2 महीने के बाद आपका एडवांस का एग्जाम होता है, ठीक। नीट का भी अगर आप बाय एंड लार्ज यही देखेंगे, यही पैटर्न होता है। अब इसमें बात आता है कि सर उस समय 6-7 महीने जो हमें पढ़ना होता है वो तो सेल्फ स्टडी आपको करना होता है मेनली, और टेस्ट जा करके देने होते हैं, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऐसे केस में आप ध्यान रखो, या ऐसे भी अगर आप पढ़ते हो तो ब्रेक का जरूर इस्तेमाल करो। अब वो डिपेंड करता है आपके मेंटल लेवल पे। अब 1 घंटे के बाद आपको ब्रेक चाहिए, है ना, या आपको हाफ एन आवर के लिए, इसके लिए बहुत सारा जैसे पोमोडोरो टेक्निक भी होता है, उसको आप यूज कर सकते हो, है ना। इंटरनेट पे आप सर्च कर लेना पोमोडोरो टेक्निक, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे कैसे ब्रेक ले, हम कैसे काम करें, ठीक। उसके बाद है एक सबसे बड़ा आज के डेट में डिस्ट्रक्शन है वो बच्चों में सोशल नेटवर्किंग। बच्चों 2 साल के लिए तपस्या है, और 2 साल में आपको क्या करना है कि कम से कम कोशिश करना है। देखो आप कोई बिजनेसमैन तो हो नहीं, आप स्टूडेंट हो, और फेसबुक, व्हाट्सएप, है ना, और ये इंस्टाग्राम और ये सब चीजों से कोशिश करो कि दूर रखो। या अगर आपके पास है ये सारी चीजें, फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो आप कोशिश करो कि इनका कम से कम यूज करो। क्योंकि पता लगा कि आप
पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते समय एक नोटिफिकेशन आ गया और पता लगा कि आप उसी में चले गए, तो बेटा ये टोटली आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए कीप योरसेल्फ असाइड फ्रॉम व्हाट सोशल नेटवर्किंग साइट्स। उसके बाद बात आती है हेल्दी कंपटीशन। एक और चीज मैंने देखा है कि बच्चे जो होते हैं उनमें ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। क्योंकि देखो बच्चों होता क्या है कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अगर देखोगे आप तो हमें पता होता है कि ये बच्चे का रैंक क्या आने वाला है, या एक्सपेक्टेड होता है कि चलो ये 10 के अंदर आएगा, 100 के अंदर आएगा। अब पता लगा 8-10 बच्चे हैं इस तरीके से, तो आपस में जेलसी और ये सारी बातें आ जाती हैं। नहीं, आपको हेल्दी कंपटीशन रखना है, क्योंकि बेटा केवल ये कंपटीशन यही नहीं है, आपको लाइफ में भी क्या करना है, कंपटीशन करनी होती है। तो आप दोस्तों में ये बात ध्यान रखें। ये इसलिए ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जिसमें मैंने देखा, मुझे पता है अब कि ये बच्चा जो है टॉप 10 में 2 आने वाला है, और आपस में ही उन दोनों की मतलब एक तरीके से एनिमिटी स्टार्ट हो गई है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये ठीक बातें नहीं है। तो ये कुछ बातें थी, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स था, और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, कभी और बात करेंगे। ठीक, तो कम से कम इतने को आप फॉलो करें, है ना। और उसके बाद जो है इसको कम से कम आप लाइफ में वो करें। 11th क्लास है, इसलिए मैंने काफी डिटेल आपको एनालिसिस दिया, सिलेबस से लेकर के कौन सा बुक फॉलो करना है और किस तरीके का रूटीन फॉलो करना है, अपने आप को कैसे रखना है, ये सारी बातें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।